हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था हमारे देश में 1960 का दशक, उसमें जो घटनाएं हुई। इसके बाद 1970 से 1980 के बीच में जो घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ा, और 1980 से लेकर 1990 के दशक में जो घटनाएं उसके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा। अब हम 1991 के दशक में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन। विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 में जो परिवर्तन हुआ वो महत्वपूर्ण रहा। इसी वर्ष सोवियत यूनियन और अमेरिका, इसके बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो गया और सोवियत यूनियन यानी रूस का विघटन हो गया। उस समय भारत में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए। इसी समय अयोध्या की राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी सामने आया। वर्ष 1996 से लेकर 1999 की जो बीच की कालावधि है, उस समय भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त था। इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता पे आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बने, उस सत्ता में आए, और उनके साथ साथ एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल भी थे और इनका गठबंधन द्वारा सरकार आया। अंत में 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सत्ता आई और अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ बात करने का प्रयास किया लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। उसी वर्ष 1998 में भारत में और भी परमाणु परीक्षण किया गया और भारत ने अपने आप को स्वयं परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। वर्ष 1999 में कश्मीर मुद्दे पे फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ और कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई और भारत का विजय हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं रही है। उद्योगों की स्थापना करने के लिए भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर बनना था। इसी उद्देश्य से सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन में लाना था। इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया और यहीं से पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ। वर्ष 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। 1991 में नरसिंह राव आए और उन्होंने जो आर्थिक सुधार को लागू करना शुरू किया। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गया, धीरे धीरे संपन्न बनने लगा। हमारा देश धीरे धीरे अमीर बनने लगा। भारत में विदेश निवेश में वृद्धि हुई। भारत ने अपना पैसा विदेशों में लगाना शुरू किया। उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग दिया। भारत का जो अर्थव्यवस्था और ज्यादा आगे जाने के लिए, देश को अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो भारत के व्यापारी लोग थे उन्होंने भी अपना साथ दिया। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों ने
रोजगार के नए अवसर पैदा किए। सूचना और प्रौद्योगिकी में लोगों को नए नए रोजगार का अवसर मिलने लगे और इसके पश्चात इन परिवर्तनों का वर्णन जो है वैश्वीकरण के रूप में किया जाने लगा। देखो यहाँ पे दिया गया है चित्र, भारत का दूसरे देशों में कैसे कैसे व्यापार होता था। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, यानी भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार करना, आना जाना, इसको वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब एक ही चीज का नाम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। पहला हरित क्रांति और दूसरा धवल क्रांति। हरित क्रांति का मतलब यह होता है कि जैसे कीटनाशक, रसायन खाद, सुधारित बीज संशोधन करके आधुनिक पद्धति या आधुनिक यंत्रों द्वारा खेती करना, ये सभी से जो अनाज में जो उत्पादन बढ़ा उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। तो वर्ष 1965 में प्रारंभ में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। उन्होंने नई वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की और उसके अलावा जो धवल क्रांति है, ये दूध के उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा, इसी को धवल क्रांति कहते हैं। तो धवल क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उन्होंने दूध उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से दूध उत्पादन में बड़ी मात्रा में बढ़ा, इसी को धवल क्रांति भी कहा जाता है। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति कर ली है। डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधि और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने पर भारत ने सदैव बल दिया है। ऊर्जा का उपयोग ये सारी चीजों में करने के लिए भारत हमेशा बल देते आया है। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपना ठोस कार्य किया है। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, यानी अंतरिक्ष में छोड़ा गया। देखो यहाँ पे भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट दिया गया, इसको आकाश में छोड़ा गया। आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, इसी कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं को सशक्त बनाने में किया गया है, उनकी समस्याओं को जानने और उनका हल निकालने के लिए किया गया है। और कुछ जो उपेक्षित घटक है, जैसे निचली जाति के लोग, उनकी उन्नति को लेकर नई नीति लागू की गई है। देश में महिलाओं और बालकों का पूरी तरह से विकास करने के लिए गति देनी पड़ी है। इसके कारण वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग का गठन किया गया। ये जो विभाग है, महिलाओं और सामाजिक न्याय पर आश्वासन मिले योजनाओं को कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उनके लिए कानून बनाए गए हैं। उनमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन कानून का समावेश है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए हैं। संविधानकारों को लगा कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो जो संविधान बनाने वाले थे उनको ऐसा लगा कि जाति व्यवस्था के कारण सभी को सही समान अवसर नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उन्होंने उसमें अलग अलग मूल्यों को स्थापित किया। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वर्ष 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1978 में बीपी मंडल के अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक और आयोग का गठन किया गया। विभिन्न सेवाओं और संस्थानों में पिछड़ी जाति वर्गों
को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जो निचली जाति के लोग उनको भी समान अवसर मिले। इसके लिए आरक्षण नीति को स्वीकार किया गया, यानी किसी चीज में उनको पहले उनके लिए वो स्थान रिजर्व होना। जैसे अभी तुम लोग कॉलेज वगैरह जाते हो तो उसमें अलग अलग सीट होती है, महिला सीट अलग, नीची जातियों का अलग, फिर जनरल वाला आता है। उसी प्रकार उनके लिए आरक्षण स्वीकार किया गया, आरक्षण की नीति। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ऊंचे वर्गों द्वारा की जाने वाली हिंसा, भय, दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का जीवन जी सके। ये क्यों किया गया? ताकि जो ऊंची जाति के लोग थे वो निचली जाति वाले पर हिंसा करते थे, उनका डर रहता था, उनको मारते पीटते थे, उससे मुक्त रह के अपना आत्मसम्मान और अपने इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इसके लिए इन आयोग की स्थापना की गई। इसके लिए वर्ष 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी कानून भी पारित किया। वैश्वीकरण का अर्थ मैंने बताया, उदारीकरण, वैश्वीकरण सब एक ही है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में आना जाना और एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है, इस सबको वैश्वीकरण कहते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य से, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, खेल कूद, किसी भी कारण से जो जाते हैं उसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज और सांस्कृतिक जैसे सभी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तन की चर्चा उपर्युक्त परिच्छेद में की है। वैश्विक स्तर पर भारत के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ। इसमें भारत G20 और ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत ने दूर संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति का अनुभव किया है। संपूर्ण भारत में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं तथा उपग्रह पर आधारित दूर संचार सेवाओं का जाल फैला हुआ है। पूरे भारत में जाल फैला हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इससे भारत के पूरे विश्व को दिखा दिया है। अभी देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे देश में लोकतंत्र है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन तो भी हमारे देश में एक सफल लोकतंत्र है। ये पूरे विश्व को दिखा दिया है हमारे भारत ने। इसका परिणाम ये हुआ है कि भारतीय लोगों के और विशेष रूप से युवाओं की जीवन शैलियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन उनकी भोजन की आदतों, वेशभूषा, भाषा, मान्यताएं द्वारा दिखाई देती है। परिवर्तन देखा जाए तो हम दूसरे देश की जो भाषा है, परंपराएं हैं, भोजन, उसको हम अपना रहे हैं और हमारे देश की जो भाषा, वेशभूषा और आदतें उनको अपनाते हैं। ये सब इसके द्वारा हमको दिखाई देता है। अगले पार्ट में हम भारत के सम्मुख जो आंतरिक चुनौती उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।